हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। तो गाइस यहाँ पे सोशल साइंस में पॉलिटी का सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जीके और सोशल साइंस दोनों में आपको पूछी जा सकती है। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद आप कहिएगा कि यहाँ पर कि ये लेवल के हैं या नहीं है। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वाकई में कमेंट करने में मजबूर होना पड़ेगा। प्रश्न का लेवल बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, 1773 में। और इसके प्रथम जो बने थे एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन थे? एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश बने थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न में देखते हैं, कितने बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो कहते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था वो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का पहला प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में यहाँ पे देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान पीठ को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई थी। यानी कि भारतीय विधान पीठ को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी किस अधिनियम के तहत। बेसिकली ये प्रश्न है आपका। तो बजट पर जो चर्चा करने का प्रावधान यहाँ पर जो पारित किया गया था वो था यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यानी कि इसके बाद क्या हुआ था कि भारत के लोग भी यहाँ पर बजट पर चर्चा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर देखें 4 में। तो कहते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो द्विसदनी विधायिका बनाई गई वह यहाँ पर कब बनाई गई थी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसमें द्विसदनी विधायिका का निर्माण किया गया था। देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। बर्मा का मतलब क्या है? जो इस समय म्यांमार है। अब कौन सा अधिनियम था जब म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? तो 5 का राइट आंसर होगा आपका वो बहुत ही शानदार है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इसके तहत म्यांमार को अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। 1935 का जो अधिनियम था उसमें स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करी गई थी वो किसको प्रदान करी गई? तो याद रखेंगे गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कर दी गई थी 1965 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो कहते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम में प्राप्त करी गई। अब राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ये तो आपको भी पता है। अब इसकी शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान करी गई थी, यानी कि कौन सा अधिनियम था जिसमें यह डिसाइड किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखे ना 1935 तो आप इसको टिक करके चले आ सकते हैं। ये मतलब ऐसे ही है क्योंकि ज़्यादातर इसका प्रभाव जो है हमें संविधान पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। 8 में कहते हैं कि भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। अब भारत की जो संगठनात्मक व्यवस्था है वह किससे देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से ली गई है। क्या होगा? कनाडा से भारत की संगठनात्मक व्यवस्था को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब इसमें कहते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय संघ जो है इसको स्थापित करने का प्रावधान जो है वो कब शामिल किया गया था? तो 9 का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया कि संघ स्थापित किया गया, जो अखिल भारतीय संघ था इसका प्रावधान शामिल कर लिया गया। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, क्योंकि जितना भी मैंने यहाँ पर लगाया है वो अच्छे प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट पूछे जा सकते हैं। संख्या अगर 10 की बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में, ठीक है, तो क्या होगा इसका न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है भारत में, और यहाँ पर जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली इसमें जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं करी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका डी हो जाएगा। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बेसिकली इसमें जो कथन सत्य है वो कौन सा होगा 11 में। तो देखिएगा जो 4 कथन है मैं सबको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें सरकार की जो संघीय प्रणाली है यही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सरकार की संघीय प्रणाली वहाँ पर भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली गलत है। यहाँ पर क्या है, दोनों प्रकार की नहीं। फ्रांस में संघीय ये भी गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है, ये भी गलत है, ठीक है। जब वहाँ अपने यहाँ भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा नहीं करी जाती है, हम लोग सिर्फ सांसद द्वारा यहाँ पे विधायक वगैरह चुनते हैं, और यह जो मुख्यमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति जो है उसके जो वहाँ के मेंबर होते हैं उनके द्वारा करी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखें 12। तो इसमें कहते हैं कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई। अब मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए। सबसे पहले जानने योग्य बात यह है कि संविधान जब बना था इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल 6 आपके बच्चे हैं, और संपत्ति का अधिकार मात्र एक समय कानूनी या फिर विधिक अधिकार है जो 300 अनुच्छेद ए में रखा गया, यानी कि अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। तो क्या होगा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो बेसिकली मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब भीमराव अम्बेडकर जो थे इन्होंने अपना निर्वाचन कहाँ से किया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से किया था। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के जन्म की अगर बात कर लेते हैं तो कब हुआ था, ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा यहाँ पर 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में इनकी यहाँ पर क्या हुई थी, इनकी बर्थ हुई थी, यानी कि इनका जन्म हुआ था, और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न संख्या अगला देखें। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में हुई गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। अब 1946 में जो गठित हुई थी प्रथम अंतरिम सरकार, उसका सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये तीनों लोग अंतरिम सरकार के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि भारत की संविधान का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था। भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। बेसिकली यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक यहाँ पे 11 दिसंबर को हुई थी 1946 में। इसको प्रथम अधिवेशन भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। अब संविधान की जो प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करी गई थी वह करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए। अब जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय क्या था कि भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन होते थे। तो ये अधिवेशन टोटल कितने हुए हैं संविधान निर्माण के, तो 11, टोटल 11 अधिवेशन हुए। अधिवेशन का मतलब क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बैठक हुआ कर सकती है। मान लीजिए कह दिए कि आज मुंबई में अधिवेशन हुआ है तो अगला जो है नागपुर में होगा या फिर उसके अगला जो दिल्ली में होगा। इस तरीके से जो अधिवेशन यहाँ पर आयोजित कराए गए थे। तो जब तक संविधान सभा का निर्माण हुआ 11 टोटल अधिवेशन यहाँ पर कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। टोटल 19 हो गए हमारे प्रश्न। तो इसमें कहते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। अब संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो याद रखेंगे वो हुआ था प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, जो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका यहाँ पर निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
अगले प्रश्न में देख लीजिए, तो कहते हैं कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। अभी संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो 20 का राइट आंसर होगा आपका BN राव। ठीक है, डॉक्टर BN राव जो थे वो क्या थे, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। अब जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को जो आपका इनेक्टेड हुआ था, अधिनियमित हुआ था, वो किसके द्वारा हुआ था, वो आपको हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के ही द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अब जनगण मन को किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो 22 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा 1950। 1950 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था वो कौन था, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू जो है ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगर 24 देख लेते हैं, तो इसमें कहते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। ठीक है, तो 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसमें होता क्या, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन 25 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन अवसरों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, जो आपके उद्देश्य या रूपरेखा दी गए हैं संविधान की प्रस्तावना में, उनकी व्याख्या करी गई है, वह किस चीज़ में है, तो देखेगा। एक तो आपका मूल अधिकार, दूसरा हो जाए रात के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन। अब प्रस्तावना क्या है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, मूल अधिकार, राजनीतिक आपके नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर अगर 26 में देखें, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। अब देखिए, अब आप जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो उसमें आपको इस तरीके से मिलेगा, हम भारत के लोग, भारत के, इस तरीके से जो आपकी होगी, तो उसमें सबसे पहले जो शब्द आता है वो आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर लोकतंत्र से प्यार है आपको, तो उद्देशिका या फिर जो प्रस्तावना है वो याद होना ज़रूरी है भारत की। तो इसको याद करेंगे तो आपको ये वर्ड जो है सही मिलेगी। ये बुलाना है कि इसको क्रम में आपको लगाना है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये आपके सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 27 देखिए, तो इसमें कहते हैं कि भारतीय गणतंत्र कि 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। आप बोलते हैं कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, तो 27 का राइट आंसर क्या होगा। उस समय बेसिकली क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतांत्रात्मक गणराज्य था। याद रखेंगे क्या होगा यहाँ पर, ये दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जब संविधान लागू हुआ था। ठीक, कुछ जैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया और उसके साथ कुछ और भी जो वर्ड है वो 1942 में जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय इसमें जो है ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। माफ़ कीजिएगा, 1942 मुँह से निकल गया, 42वें संविधान संशोधन हम कहने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। अब हमारे राष्ट्र का, लेकिन जो भारत का उल्लेख है वह किन नामों से किया गया है, तो याद रखेंगे भारत तथा इंडिया। ठीक है, संविधान अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें भारत और इंडिया ही देखने को आपको मिलेगा। याद रखेंगे, ये दो नाम इसमें मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। अब अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। अब भारतीय जो संघवाद है ना, इसको सहकारी संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहा गया था जी ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा, जी ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से किया गया है। अब ये जो आपकी प्रस्तावना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया है, तो याद रखेंगे ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना शुरू इसी से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित
सम्मिलित नहीं था। अब यही बात आ गई कि 1976 में क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 1976 में कुछ शब्द जोड़े गए थे, तो वही चीज़ इसमें पूछी गई है। तो याद रखेंगे अखंडता। अखंडता जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, उससे पहले यानी 1975 में संविधान में ये चीज़ मेंशन नहीं थी। बाकी बंधुत्व, समानता और संप्रभुता ये चीज़ मेंशन थी। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 32 में, तो कहते हैं कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा सार्वभौमिकता। क्या होगा, सार्वभौमिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक जैसे कहते हैं कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि पूर्णता, व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर देखें 33 में, तो इसमें कहा गया कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कहते हैं कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब बेसिकली क्या होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य का मतलब क्या है, आप संविधान में पढ़ते हैं तो अब इसमें राज्य शब्द देखने को मिलेगा। राज्य का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कि भारत से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तब भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यही आपका पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। अब इस संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हैं और क्या क्या नहीं है। अब विचार की स्वतंत्रता तो भारत के संविधान की उद्देशिका में है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो यहाँ पर संविधान में जो है वो निहित नहीं है। याद रखेंगे आर्थिक का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल यहाँ पर जो आपकी इंडिपेंडेंस होती है वो यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं करी गई है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 35 में कहते हैं कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। ये तो आप 4-5 स्टार लगा के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मौलिक संरचना का जो अंग स्वीकार किया गया था वो किसके विवाद में थे, वो केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद जो था वो उसमें इसको शामिल किया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। ठीक है, संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है इसमें कहा गया है ना कि भारत क्या चीज़ है। तो देखिएगा 36 का राज्यों का संघ, बेसिकली उसमें मेंशन है कि भारत एक राज्यों का संघ है। बिल्कुल, अपने देश में जो इस समय टोटल 28 राज्य हैं, याद रखेंगे, और यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये मिलके ही भारत का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देश विदेशी रियासतें या जो आपकी देशी रियासतें थी, बेसिकली जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसमें कई रियासतों ने अपने आप को अलग कर लिया था, जैसे सतारा की हो गई, और यहाँ पे हैदराबाद ने तो उसमें शामिल ही नहीं हुआ था। तो उसको भारत में मिलाने के लिए, जैसे कुछ राजा हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर के राजा थे, गुलाब नाम था उनका, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपना अलग स्थापित कर रहे हैं, आप देश आज़ाद कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंडिपेंडेंट सरकारें बनी थी उस समय, तो उनको समझा बुझा कर सरदार पटेल इसमें मेन जो थे, और उनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन और सरदार पटेल इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देशी रियासतों के भारत में विलय की। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, तो इसमें कहते हैं कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा तय किया जाता है। अब भारत में जो संघ राज्य हैं इनका प्रशासन बेसिकली किसके द्वारा तय किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्यों तय किया जाएगा, क्योंकि संघ राज्यों का जो प्रशासन है वह किसके तहत आएगा, गवर्नर जो है ये किसके तहत नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि जितने मेन व्यक्ति हैं वो क्या नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूरा बेसिकली अगर बात करते हैं, आप देखिए आपको किसी राज्य की गवर्नमेंट की अगर सरकार गिर जाती तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 39, दोस्तों अगर 39 में बात कर लेते हैं, तो वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब जो पहला भाषाई प्रांत जो था वो आपका था आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषाई राज्य था। अब उसके बाद इसके अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे, तो 39 में यही चीज़ बोली गई है, वो हो जाएंगे एस के धर। एस के धर जो थे वो सबसे पहले भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करे गए थे। क्वेश्चन नंबर अगर 40 में देखिए, तो कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था। ठीक है, राज्य पुनर् आयोग की अगर बात कर लेते हैं 1956 में इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने क्या किया था कि 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य का गठन किया था। ठीक है, याद रखेंगे 14 राज्य और 6 संघ राज्य 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगर 41 में देखें तो कहते हैं कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है। अब अगर नया राज्य बनाना है तो उसकी शक्ति किसमें होगी, सिंपल सी बात है, वो आपकी संसद में होगी। क्यों संसद में होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल पास करना पड़ेगा। संसद के अंग जो हैं इसमें आपको राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में से एक बिल आपको पारित करना पड़ेगा। बहुमत से अगर बिल पारित हो जाता है तभी एक नया राज्य बनेगा। जैसे अभी याद कीजिए 2007 के पहले जब मायावती की सरकार थी तो उसमें क्या कहा गया था कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि अभी इतना बड़ा राज्य होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो अगर ये 4 राज्यों में बंट जाएगा तो क्या होगा, इसका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर संसद में अगर पारित हो जाती तो यहाँ पर ये इसका जो है विघटन हो सकता था। जैसे अभी 13 राज्यों को काट करके जो यूपी के थे उनको उसके बाद क्या किया गया था, उसका उत्तराखंड बनाया गया था। इसी तरीके से बहुत सारे राज्य बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये किस में, तो याद रखेंगे ये कहा गया था 69वें संविधान संशोधन। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 69वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनसीआर आप बहुत सुनते होंगे, बेसिक जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होगा नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जितने भी जो आपके ज़िले की बात कर लेते हैं, जितने दिल्ली के आसपास लगे हुए ज़िले हैं वो सब क्या होते हैं, एनसीआर में आते हैं। इसका मतलब क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के क्षेत्र के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करी गई थी। हम इसी की बात कर रहे थे, वो आ गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। क्या हुई थी, 1 नवंबर 2000 की हुई थी। और सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है, हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, सबसे लेटेस्ट है ये, जो सबसे लास्ट में बना हुआ है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 44, तो इसमें कहते हैं कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं यहाँ पर, तो याद रखेंगे टोटल इस समय की बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का मिलन हो गया था, जो एक दादरा नगर हवेली थी और उसके साथ साथ जो दमन द्वीप, ये दोनों मिल गए थे आई थिंक। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लोग अभी कमेंट में बोलेंगे कि 7 हैं या फिर 9 हैं, तो याद रखेंगे इस समय टोटल 8 हैं, तो एक बार गूगल करके कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। अब संविधान की जो अनुसूची है उसमें संशोधन करना होगा अगर आप एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें होगा प्रथम अनुसूची में। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है, ये चीज़ यहाँ पर आपको संशोधित करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है राज्यों का संघ बताया गया है, राज्यों वगैरह के आपको नाम दिए गए हैं प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत संघ का सहयोगी राज्य था, जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को बाद में बनाया गया था भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। प्रश्न मैंने कई बार कराया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 47, तो कहते हैं कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। ठीक है, एक नया राज्य अगर बनाने में संवैधानिक संशोधन के किस प्रकार का बहुमत होना चाहिए, तो याद रखेंगे साधारण ही बहुमत होना चाहिए। ठीक है, साधारण बहुमत, जैसे आप किसी भी बिल के लिए पास करते हैं तो इसी तरीके से साधारण बिल भी पास करना होगा साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को शामिल करने की शक्ति किससे प्राप्त है। अब भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करना है तो इसकी शक्ति अभी हमने बताया कि संसद को ही प्राप्त है, संसद के ही द्वारा यहाँ पर इसको जो है शामिल किया जा सकता है किसी भी राज्य को भारतीय संघ में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई। अब जम्मू कश्मीर जब राज्य बना तो उसके बाद क्या होगा, पहले 29 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ से हट गया तो कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। जम्मू कश्मीर क्या हुआ, उसको केंद्र शासित में घोषित कर दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या है, 29 हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन भी दिखा दो ताकि आपको तृप्ति मिले। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी कि 28 आपके राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो इसमें कहते हैं
कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही क्रम क्या है। ठीक है, जो निम्नलिखित राज्य हैं इनकी स्थापना का सही क्रम है वो आपको बताना है, यानी कि पहले कौन से राज्य स्थापित हुए, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। तो यही का आपका हो जाएगा नागालैंड, इसका होगा पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये इसका सही क्रम होगा। तो इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 51 देखें तो कहते हैं कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो मैं बीच बीच में आंसर बता देता हूँ, वही प्रश्न भी आ जाते हैं। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन होगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर देख लेते हैं 52 में, कहते हैं कि लोकसभा में संघ राज क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक, लोकसभा में जो संघ राज क्षेत्र हैं इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 52 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 20। ठीक है, टोटल 20 सीटें आरक्षित हैं संघ राज क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर लग रहा है देखते हैं, तो कहते हैं कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यानी कि जो आपका नागरिकता है इससे संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, वो तो हो जाएगा भाग 2। ठीक है, जो भाग 2 है वो संविधान की नागरिकता से संबंधित है, यानी कि इसमें वर्णित किया गया है कि किस तरीके से आपकी नागरिकता छीन सकती है, किस तरीके से आपकी नागरिकता जो है वो मिल सकती है। मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति है वो इंडिया की नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रावधान, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 54 में, कहते हैं कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। अब भारतीय जो संविधान है इसमें कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है, तो याद रखेंगे इसमें जो होती है आपकी एकल नागरिकता। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एकल नागरिकता रहती है। मान लीजिए आप इंडिया तो हैं ही हैं, ठीक, जितने लोग वीडियो देख सब इंडियन है। अब आप कहीं जाकर दूसरे देश में, मान लीजिए आप कहीं चले गए बरमूडा, ठीक है, बरमूडा में जाके आपने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो अपने आप जो है भारत की नागरिकता वो ख़त्म हो जाएगी और आप वहाँ बरमूडा के ही नागरिक बन जाएंगे। तो याद रखेंगे इस तरीके से क्या होता है, सिर्फ एकल नागरिकता। अब जैसे अमेरिका में क्या है, जैसे अमेरिका में क्या है, वहाँ पर डबल नागरिकता चलती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता, यानी कि आप इंडिया की भी नागरिकता हैं मतलब ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंडिया में नहीं, जैसे मान ली किसी और राज्य के हैं, मतलब किसी और देश के, तो उसमें फॉलो हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर देखें 55, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। अब जो भारत का संविधान है वो नागरिकता किस तरीके से प्रदान करता है, तो याद रखेंगे ये आपका एक तो पहला कि जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आप नागरिक होंगे। निवास अगर आपका भारत में है, कुछ इसकी शर्तें होती है कितने साल आपको रहना है। फिर आपका जो है देशीकरण के आधार पर आपको यहाँ पर इसकी नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी कुछ दस्तावेजों को फाइल करके। तो आपका क्या राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी के आधार पर भारत की नागरिकता लोगों को दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देख लेते हैं तो कहते हैं कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अब ठीक है, इसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो अभी हमने आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं 57 में कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब कौन सी एक स्थिति होती है जिसमें भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, एक तो आपकी नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ दें, यानी कि खुद आप नागरिकता छोड़ दें। दूसरा क्या होगा, पर्यावसन, यानी कि कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं और फिर जाकर वंचित किए जाने से। वंचित जैसे जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, तो उसमें क्या होगा, आप पे देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है और आप साबित हो जाते हैं कि आपने देशद्रोह किया है, तो इससे क्या होगा, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखें यहाँ पर 58 में कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ भारत जो संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। ठीक है, सारे चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं करी गई थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसमें क्या लागू किया गया था वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक तो आपका नागरिकता का प्रावधान, दूसरा आपका चुनाव संबंधी प्रावधान और तीसरा आपका अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। ये 3 प्रावधान जो है तुरंत लागू कर दिए गए थे जब आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान। ये 3 चीज़ें तुरंत ही यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 59 में, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक 4 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये आपको पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी को पता है भाग 3 में। कहाँ पे, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, सारे अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वरना तो मैं करा ही रहा हूँ, करा ही दूंगा एक न एक।
क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्राप्त किया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान है। तो 60 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पहला जो है क्या, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, ये बिल्कुल है। उसके बाद लिंग समानता का अधिकार, ये भी है। फिर यहाँ पे कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। लेकिन आप सूचना का अधिकार जो है ना, ये आपको संविधान में नहीं बल्कि यहाँ पे एक कानून बनाया गया था, 2005 में कानून आया था, जिसके तहत आप सूचना का अधिकार जो RTI आपका है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो आपका हो जाएगा। तो संविधान में निर्मित नहीं लेकिन आपके लिए है, लेकिन याद रखेंगे ये आपका है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमने कराया है इसमें। तो अब बस हमको ये चाहिए कि आप लोग बताइए कि 60 में से आपका स्कोर क्या रहा, 60 में से आपका स्कोर क्या रहा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर किया होगा आज 60 में से। तो जल्दी आप लोग कमेंट करके हमको बताइए प्रश्नों का लेवल कैसा था, ये बताइए। आगे आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब बताइए। जितना भी आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।